एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जिसमें मैं मैरिजेस के ऊपर, एक मैरिड लाइफ के ऊपर वीडियोस लेके आऊँगी। ये वीडियोस कई पार्ट्स में होंगे, तो मैं इसमें अपना विज़न, अपना पर्सपेक्टिव आपको बताऊँगी मैरिड लाइफ के ऊपर। एंड ऑल्सो मैं इन वीडियो से किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये वीडियोस वेरी इन्फॉर्मेटिव हैं और बहुत हेल्पफुल हैं उन लोगों के लिए जो नेक्स्ट ईयर या इस साल शादी करने की सोच रहे हैं, अपने लिए लाइफ पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। तो अगर वो अपनी लाइफ में एक जेन्युइन लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड एंड तक देखिएगा। नॉट ओनली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बट ऑल्सो फॉर पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए रिश्ते देख रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी बातें मैं इन वीडियोस में लेके आऊँगी। तो इनको अगर आप सब लोग अप्लाई कर लोगे, गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड ऑल्सो देयर पेरेंट्स, तो जो गलतियाँ मैंने की हैं या मेरे पेरेंट्स ने की हैं उनसे आप सबक ले सकते हो, सीख ले सकते हो और अपनी लाइफ को ब्लिसफुल बना सकते हो, एक बेहतर लाइफ लीड कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहूँगी कि जब से मैं सुमित से सेपरेटेड हुई हूँ, वहाँ से यहाँ मायके में हमेशा के लिए शिफ्ट हुई हूँ, तब से दिल में इतना एक सुकून फील होता है कि मैं उसको वर्ड्स के थ्रू बयान नहीं कर सकती। वहाँ मेरी लाइफ एक जेल के कैदी की जैसी हो गई थी एंड मेरे को मतलब एकदम बुझी बुझी रहने लगी थी मैं वहाँ पे। डिप्रेशन स्टार्ट हो गया था, मेरे को सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे। अब मुझे वाकई में समझ में आता है कि दो टॉक्सिक नेगेटिव लोगों के साथ रहना लाइफ में कितना मुश्किल होता है। आज तक मैं इंडिपेंडेंस डे मनाती ज़रूर थी, बट असल मायने में इंडिपेंडेंस का मतलब, फ्रीडम का मतलब मुझे तब समझ में आया जब मैं वहाँ से हमेशा के लिए यहाँ पर अपने मायके आ पाई। एक दूसरा जीवन मिला है मुझे, मैं तो यही बोलूँगी। और इस दूसरे जीवन के लिए मैं भगवान को जितना शुक्रगुजार मानूँ ना, उतना कम है, सच। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर मुझे कोई काम नहीं करना होता है तो मैं उस चीज़ को साफ मना कर देती हूँ कि मुझे नहीं करना है। और अगर मैं कोई काम हाथ में लेती हूँ तो मैं उसको फुल डेडिकेशन, फुल उसको एंथुसियास्टिक होके और पूरा मतलब उसमें जी जान मेहनत लगा देती हूँ उस काम को करने में। तो शादी के केस में ऐसा था कि मैंने अरेंज मैरिज के लिए एकदम कम्प्लीटली मना कर दिया था। मुझे अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि आप आधे घंटे की एक मीटिंग से कैसे किसी को जज कर सकते हो कि वो इंसान कैसा निकलेगा। एंड सच बात बोलूँ तो लोग रियलिस्टिक होते ही नहीं है, अपनी इतनी बातें छुपाते हैं और मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ। मैं इसीलिए अरेंज मैरिज के लिए मना करती थी। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं किसी इंसान को अच्छे से जान लूँ, समझ लूँ और उसको पसंद करूँ, वो मुझे पसंद करे, तब लव मैरिज हो। और अगर कोई अच्छा जेन्युइन पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं कभी शादी ही नहीं करना चाहती थी। मैं फिर मतलब सिंगल ही रहना चाहती थी पूरी ज़िंदगी भर। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एंड एट पीस विद माई सेल्फ जब तक शादी नहीं हुई थी। एंड मैं मतलब खुद की कंपनी बहुत एंजॉय करती थी, खुद के साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लाइफ की छोटी छोटी बातों में मैं खुशी ढूंढ लिया करती थी। मेरी लाइफ के कुछ रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट थे, जैसे मेरे पेरेंट्स एंड उनके बाद आती है मेरी सोल सिस्टर अनन्या। एंड जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मेरी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी ईशा। तो ये 2-4 रिश्ते मेरे लिए इतने इम्पॉर्टेंट, अनमोल थे कि मैं उनके साथ ही अपना जीवन बहुत खुशी खुशी बिता रही थी। मुझे मतलब मतलब वो कहते हैं ना कि कोई इंसान आपको कंप्लीट करने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है, ऐसा कभी फीलिंग आती ही नहीं थी शादी से पहले। मेरे को लगता था आई एम एनफ एंड मेरे 2-4 रिश्ते जो हैं वो एनफ हैं मुझे लाइफ में कंप्लीटनेस देने के लिए एंड सुकून देने के लिए। आज एक कड़वा सच रिवील करती हूँ कि मैं हमेशा अरेंज मैरिज के लिए मना करती थी, क्योंकि जब मैं इस कॉन्सेप्ट में बिलीव ही नहीं करती हूँ तो मैं इसमें करके करूँगी क्या। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स में कुछ रिश्तेदारों के दबाव में आके मेरे को कहते थे कि नहीं शादी कर लो, घर बस जाना चाहिए। और उनको जस्ट
मेरे पेरेंट्स को बस अपने रिश्तेदारों को जो हैं उनको खुश रखना उनका मोटिव था, इसलिए वो मेरे को चाहते थे कि मैं शादी करूं और मेरे लिए रिश्ता देखने लगते थे। मैंने भी हमेशा ये बात नोटिस की है कि जब भी कोई भी रिश्तेदार फ़ोन करता था मम्मी पापा को या मिलने आता था तो ये ज़रूर बोलता था आस्था की कहीं बात बनी और कहीं उसका रिश्ता तय हुआ, आस्था की कहीं शादी तय हुई। हमेशा ये क्वेश्चन ज़रूर होता था। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि आस्था की शादी आप लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी? क्या आस्था की शादी अगर नहीं होगी तो क्या आप लोग के घर का राशन पानी आना बंद हो जाएगा या आप लोग के गले से निवाला नहीं उतरेगा? आप लोग वही रिश्तेदार हो ना जो महीने हो जाते हैं, सालों हो जाते हैं और आप लोग मेरे को एक कॉल या मैसेज करके मुझसे पूछते नहीं हो कि मुझे क्या पसंद है या क्या नहीं पसंद है या मैं कैसी हूँ, किस हाल में हूँ। तो जब आप लोगों को मेरी पड़ी ही नहीं है तो फिर आप लोग मम्मी पापा को फ़ोन करके क्यों परेशान करते थे कि आस्था की शादी तय हो गई है या क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है। बात करके खाना पूर्ति करते थे या ढोंग करते थे कि आप लोगों को आस्था की फ़िक्र है, जबकि सच बात ये है कि आस्था जिए या मरे आप लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। ये फैक्ट बात है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब मुझको अरेंज मैरिज के बंधन में बंधना ही नहीं था तो आप लोग क्यों ज़बरदस्ती मुझे बंधन में बांध के रखना चाहते थे? प्लीज़ मुझे बताओ। तो मेरे एग्जाम्पल से मैं हर उस लड़के लड़की को ये बात बोलनी चाहूँगी कि मैं तो बोल्डली नहीं बोल पाई अपने पेरेंट्स को कि नहीं, स्ट्रिक्टली नहीं कह पाई कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है ना, मुझे प्रेशराइज मत कीजिए। बट मैं चाहूँगी कि हर वो लड़का लड़की, अगर आप लोग शादी में मतलब टाइम चाहते हो, अब उस टाइम पे रेडी नहीं हो शादी करने के लिए, किसी के दबाव में शादी मत करना। मैं यही बोलूँगी, बोल्डली अपने लिए स्टैंड लो कि नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी है, या अरेंज मैरिज में अगर बिलीव नहीं है तो अरेंज मैरिज नहीं करनी है, या लव मैरिज में बिलीव नहीं है तो लव मैरिज नहीं करनी है, अकॉर्डिंग टू योर विल, है ना। अब जब पूर्णता एक रिश्ते में समर्पित होने के लिए तैयार हो तब ही शादी करना है, वरना अपने पेरेंट्स से या समाज से या रिश्तेदारों से क्लियरली बोल दो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड अभी, और जब मैं पूरी तरीके से तैयार होऊंगा या होंगी तभी शादी करूंगा या करूंगी। मैं सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश करूंगी कि अपने बच्चों को प्लीज़ फोर्स मत कीजिए, प्लीज़ प्रेशराइज मत कीजिए कि वो शादी कर ले जस्ट बिकॉज आप उनको सेटल होते हुए देखना चाहते हो। नहीं, और किसी रिश्तेदार के कहने पर तो बिल्कुल भी अपने बच्चों की शादी मत कीजिए। ये उनकी ज़िंदगी का, पूरी ज़िंदगी का सवाल है, लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी का सवाल है। और आपका प्रायोरिटी ये नहीं है कि आपको अपने रिश्तेदारों को खुश करना है, नहीं, आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपका बच्चा जिस चीज़ में खुश है वो चीज़ को आप फॉलो कीजिए, उस चीज़ को आप बढ़ावा दीजिए। कई बार पेरेंट्स इस हद तक बच्चों को प्रेशराइज कर देते हैं कि बच्चे अपने आप को बोझ समझने लगते हैं अपने पेरेंट्स पे। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि किसी भी बच्चे को प्रेशराइज मत कीजिए। इतना प्यार और अपनापन उस बच्चे को दीजिए कि उसको कभी भी ऐसा लगे ही नहीं कि वो बोझ है अपने पेरेंट्स पे, और हमेशा उस फीलिंग को, उस लव को वो महसूस कर पाए। एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट उसके लिए बनाइए। मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी रिश्ता अपनेपन पे और प्यार पे टिका होता है, मजबूरी पे नहीं टिका होता। सेकेंड रीज़न मेरा अरेंज मैरिज को मना करने का ये था कि मैं दहेज की सख्त खिलाफ हमेशा से रही हूँ। मैं इस कुप्रथा को कभी नहीं मानती हूँ और मैं इस पाप का कभी भी भागीदार नहीं बनना चाहती थी लाइफ में। मैं इस कुप्रथा से नफ़रत करती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इस कुप्रथा का भागीदार बनाया गया। मुझे शादी तय करते टाइम पे चुप करा दिया गया कि नहीं तुम इस बारे में कुछ भी नहीं बोलोगी, और हर लड़की बस अपनी शादी पे कंसंट्रेट करती है, अपनी मैरिड लाइफ पे कंसंट्रेट करती है। ये सब शादी में कितना जा रहा है, कितना मिल रहा है, इन सब बातों में उसका ध्यान नहीं होता है। तो तुम भी शांत बैठो और बस चुप रहो।
मैंने इस चीज़ पे ये बोला भी कि मुझे ऐसी शादी दहेज की नहीं करनी है। अगर बाकी लड़कियां खुदगर्ज़ हैं तो मैं खुदगर्ज़ नहीं बनना चाहती, मैं उस प्रथा का भागीदार नहीं बनना चाहती, मैं इसे सपोर्ट नहीं करती हूँ। पर वही कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरे को चुप रहने को बोल दिया गया एंड मतलब वही है कि सारे दहेज के सामान के साथ मेरी शादी कर दी गई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं खुद फेस नहीं कर पा रही थी, मुझे खुद पे शर्म आ रही थी, खुद के लड़की होने पे धिक्कार महसूस कर रही थी मैं, और ना चाहते हुए भी इस दहेज जैसी कुप्रथा का हिस्सा बन गई। ये दहेज की कुप्रथा ऐसे लोगों के रग रग में बस गई है कि बता नहीं सकते। मतलब क्यों समझ में नहीं आता, लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है। एंड लड़की के माँ बाप एक स्टैंड नहीं लेते कि हम शादी पे एक पैसा तक नहीं देंगे और एक दहेज की शादी नहीं करेंगे, और जो शादी पे जितना भी खर्चा होगा उसका आधा आधा कंट्रीब्यूशन लड़के वाले और लड़की वाले मिलके करेंगे। सही के लिए स्टैंड लेना कब सीखोगे आप पेरेंट्स लोग? क्यों लड़की को चुप करा देते हो? अगर लड़की भी बोलना चाहती है तो कि अरे तुम्हारे मामा ताऊ लोगों ने दिया है तो हम भी दहेज देंगे। मैं उन सारी लड़कियों को संबोधन करना चाहूँगी जो आगे आने वाले समय में शादी करने जा रही हैं कि प्लीज़ स्टैंड लो, अड़ जाओ इस बात पे कि जब तक कोई लड़का या ऐसा परिवार नहीं मिलता जो शादी पे एक पैसा नहीं लेगा, एक दहेज नहीं लेगा, और बल्कि जितना भी खर्चा आएगा वो इक्वली लड़की वाले लड़के वाले आपस में बांटेंगे, तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। और अगर ऐसा लड़का नहीं मिलता है तो मैं ज़िंदगी भर कुंवारी रहूँगी। इंडिपेंडेंट बनो यार, खुद के लिए कमाओ, खुद के लिए जियो। क्यों करनी है ऐसी दहेज वाली शादी जो माँ बाप पे भी बोझ बने हुए हो और पति और उसके परिवार वाले भी दिखाएं कि हम तुम्हारे पालनहार हैं, आगे शादी में, शादी के बाद तुम कुछ नहीं हो। अरे खुद के लिए इतने दम रखो कि खुद के लिए सब कुछ खर्चा कर सको, खुद के लिए जियो और अपनी लाइफ को लीड करो अपने वे में। ये पुरानी दकियानूसी सोच बहुत हो गई कि अरे माँ बाप लड़की को जो देना चाहे वो दें। नहीं, इट्स हाई टाइम इस कुरीति का, कुप्रथा का विरोध किया जाए, इस दकियानूसी सोच का विरोध किया जाए। और मैं हर उस लड़के के लिए ये बात बोलना चाहूँगी जो आगे चल के अपने लिए शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं कि अपने आप को इस काबिल बनाओ कि जो लड़की तुम्हारे लिए आ रही है अपना घर बार छोड़ के, तो शादी के बाद से उसकी हर ज़रूरत का तुम ख्याल रखो। अगर उसको बेड, ड्रेसिंग टेबल, वॉशिंग मशीन, अलमारी ये सब चाहिए तो तुम उसको खरीद के दो। माँ बाप का तभी तक अपनी बेटी पे फ़र्ज़ बनता है उसकी खर्चा उठाने का जब तक वो उनके घर पे है, जब तक उसकी शादी नहीं हुई है। लेकिन शादी के होने से लेके उसके बाद की पूरी ज़िंदगी में ये पति का ही फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी पत्नी की हर ज़रूरतों को पूरा करे। और अगर लड़के ये जो ज़रूरतें होती हैं वाइफ की, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी वगैरह और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, अगर तुम लोग वो चीज़ अपनी पत्नी को नहीं दिला सकते तो तुम लोग काबिल ही नहीं हो, उस किसी लड़की को डिज़र्व करने लायक ही नहीं हो। शादी के लिए रिश्ता देखना ही छोड़ दो, लड़कियां देखना ही छोड़ दो जब तुम काबिल ही नहीं हो। यू आर नॉट वर्थ इट, ओके। पहले खुद को काबिल बनाओ किसी लड़की के, तब शादी के लिए लड़कियां देखना शुरू करो। और मेरे एक्स हस्बैंड सुमित पर तो मैं थू करती हूँ कि शादी से पहले उसके पास एक बहुत पुराना सा फ्रिज था शादी होने तक, एंड उसने मेरे पापा के पैसे से एक, मतलब बाकी सारी चीज़ें तो खरीदी, बेड, ड्रेसिंग टेबल वगैरह और वॉशिंग मशीन, एक फ्रिज भी खरीदा। हाउ पथेटिक पर्सन सुमित इज़ कि उसने ये चीज़ सोची कि फ्रिज जैसी बेसिक नीड जो होती है वो आउटडेटेड हो गई थी, ख़राब सी हो गई थी, पर
वो शादी करके लड़की आएगी, दहेज लेके आएगी, फ्रिज लेके आएगी, उसने ऐसा सोचा और तब तक मतलब उसी फ्रिज से, पुराने फ्रिज से काम चला रहा है। उसने सोचा लड़की के बाप को जितना लूट सको लूटो, हमारे लिए तो फ्री फोकट में फ्रिज आ रहा है। सुमित जैसे इंसान पे तो लानत है कि जिसकी ना ऐसी नीयत है ना ऐसी हैसियत है कि जब फ्रिज आउटडेटेड हो गया है, पुराना हो गया है, एकदम ख़राब कंडीशन में है, तब अपने पैसे से अर्न किए हुए पैसों से अपने लिए फ्रिज खरीद सके। शेम ऑन यू। लोग तो अपने पैसों से, अर्न किए हुए पैसों से ना जाने क्या क्या खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, और तुम एक फ्रिज नहीं खरीद सकते थे खुद के अर्न किए हुए पैसों से। लानत है तुम पे, लिटरली ब्लडी लूजर। तो इन शॉर्ट, इन नटशेल मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि फोर्सफुली शादी मत कीजिए बच्चों की। बच्चे जब तक अपने मतलब पूरी तरीके से तैयार ना हो एक रिश्ते को सब कुछ देने के लिए, समर्पित होने के लिए, तब तक शादी नहीं कीजिए। और आप अपना माइंड सेट कर लीजिए कि आपको अरेंज मैरिज करनी है कि लव मैरिज करनी है, या यू आर ओके विद बोथ द मैरिजेस, तभी शादी करो। और पेरेंट्स फोर्स मत करो, एंड सोसाइटी की मत सोचो, रिश्तेदारों की मत सोचो। जो दिल कहे, आवाज़ कहे, अंदर का आवाज़ कहे, उस पर फोकस कीजिए। एंड दहेज जैसी कुप्रथा को प्लीज़ फॉर गॉड सेक अब इसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। स्टैंड लेना शुरू कीजिए। पेरेंट्स लड़कियों के की साफ मना कर दें कि नहीं, हमें तब तक शादी नहीं करनी है जब तक बिना दहेज के शादी नहीं होगी तब तक। और लड़कियां इंडिपेंडेंट बनो। अब किसी के लिए ज़रूरत नहीं है कि उस पर आपको निर्धारित रहना है, अपना जीवन उसी पे फोकस करना है कि उसी की वजह से मेरा जीवन चलेगा, अगर वो है, वो मेरा पालनहार है। नहीं, खुद के लिए कमाना सीखिए, अर्न करना सीखिए, खुद की लाइफ को लीड करना सीखिए। एंड लड़के अपने आप में खुद को इतना मतलब लायक बनाइए कि आप किसी लड़की का जीवन में बाहर ला सके, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा कर सकें। एंड लड़कियां भी जब अगर शादी कर रही हैं तो अपने हस्बैंड के लिए फुल्ली डिवोटेड रहें, उसकी हर ख्वाहिशों को पूरी करें, बट दहेज जैसी कुप्रथा को मना करें, दोनों लोग। और लड़कों के लिए मैं यही कहूँगी कि योर फोकस शुड बी ऑन योर लाइफ पार्टनर, ना कि कितना लेन देन, क्या दहेज में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इस पे आप लोग को कंसंट्रेट नहीं करना है। पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगी, लड़कों के पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगी कि दहेज मांगना बंद कीजिए प्लीज़। आप सौदा करना, जो अपने बेटे का सौदा करते हो, वो बंद करना। वो उसको बिजनेस मत समझिए शादी को, और नॉर्मल शादी समझिए कि आप अपने बच्चे का घर बसाने जा रहे हो। ये इस पे फोकस कीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और मैं ऐसे ही आप लोगों को लिए ज्ञानवर्धक, मतलब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड इस कुप्रथा को प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी मदद कीजिए, इस कुप्रथा, दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से मिटाया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।